हेलो फ्रेंड्स। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवालों को देखेंगे। इनमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो किसी न किसी तरीके से चर्चा में रहे हैं और जहां से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। यह सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, तो वीडियो देख करके जरूर जाइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, तटीय विशेषताओं को मापने के लिए नई पद्धतियों को अपनाए जाने के कारण किस राज्य की तटरेखा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ऑप्शन है केरल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। सही आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। याद रखना है, पश्चिम बंगाल की तटरेखा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, जो पिछले 53 वर्षों में 157 किलोमीटर से बढ़कर के 721 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, जिसमें देखेंगे को मिलेगा आपको 357% की वृद्धि हुई है। कितना? 357%। फर्स्ट टाइम जब तटीय रेखाओं को मापी गई थी, ठीक है, तो उस समय पश्चिम बंगाल की तटीय सीमा की रेखा की लंबाई थी 157 किलोमीटर, जबकि 2023-24 में ये बढ़ कर के 721 किलोमीटर हो गई हैं, जो लगभग आप देखेंगे कि 357% के बराबर है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है, तटीय विशेषताओं को मापने के लिए नई पद्धतियों को अपनाए जाने के कारण किस राज्य की तटरेखा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे 357% की वृद्धि देखने को मिली है। ऐसा क्यों हुआ है? एक्चुअली में आप देखेंगे कि पहले स्टेट मापी गई थी सीधा, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे तटरेखा कैसे होती है, कुछ ऐसा हो रहा होगा ना, ऐसा इस तरीके से, तो ये मापी भी इस तरीके से मापी गई हैं। ठीक है, जो तंदुरित होती हैं उन तंदुरित रेखाओं को भी मापी गई हैं। जो कटा छटा होता है, अंदर धसा होता है, तो उन रेखाओं की मापी गई हैं, जबकि पहले हुआ करता था कि सीधी स्टेट को माप लिया जाता था सीधा। ठीक है, लेकिन अब नई पद्धति का प्रयोग किया गया है। हम लोग के पास HD जो कैमरा आ चुका है, तो उनकी वजह से इन सब चीज़ों को मापना थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि जो नई पद्धति आई है उसकी वजह से आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की जो लंबाई है 357% की वृद्धि देखने को मिली है। 1970 में जब मापी गई थी फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे 157 किलोमीटर रिकॉर्ड किया गया था, जबकि 2023-24 में ये बढ़ करके 721 किलोमीटर हो चुका है। ठीक है, अभी भी टॉपर गुजरात बना हुआ है, जिसकी जो कोस्टल एरिया है, लेंथ है, वो सबसे ज़्यादा लंबी है, 2340 किलोमीटर है गुजरात का। ठीक है, जबकि पहले कितना था? 1214 किलोमीटर था, अब बढ़ करके हो गया है 2340 किलोमीटर। ठीक है, तो लगभग देख सकते हैं यहाँ पे 50% का लगभग ग्रोथ देखने को मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सभी डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि भारत की तटरेखा में देखेंगे तो 47.6% की वृद्धि हो गई है, जो कि 1970 में कितनी थी? 7516 किलोमीटर, जो आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन अब ये 2023 से बढ़ करके कितना हो गया है? 11,098 किलोमीटर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी अंडरलाइन किया गया, बैकग्राउंड कलर किया गया है, उसको दे करके आपको जाना है। जैसे कि गुजरात है, तो गुजरात में पहले इसका कोस्टल लेंथ कितना था? 1214 किलोमीटर, 1215 भी कह सकते हैं लगभग में। अब जो नई लेंथ है 2025 के रिकॉर्ड के अनुसार, तो ये 2340 या 2341 किलोमीटर आप कह सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। ठीक है, जहाँ से देख सकते हैं 906 या फिर 910 किलोमीटर पहले था, और अब कितना हो चुका है? 1068 किलोमीटर। ठीक है, वहीं वेस्ट बंगाल का देखिएगा तो जबरदस्त तरीके से उछाल देखने को मिला है। यहाँ पे 157 से बढ़ करके 721 किलोमीटर हो चुका है। ठीक है, वहीं केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे सबसे कम किसका है? तो ये है पुडुचेरी का, जो कि 47 से घटकर कितना हो गया है? 42। इसका घटा है, ये रिकॉर्ड भी है। कहा पूछा जा सकता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तटीय रेखा की सीमा में कमी देखने को मिली है? तो ये पुडुचेरी इसका सही आंसर है। ठीक है, दमन द्वीप पहले सबसे कम था, जहाँ पर 42 या 43 किलोमीटर की लेंथ थी कोस्टल एरिया का, कोस्टल लेंथ का। ठीक है, अब कितना हो गया? ये 55। ठीक है, तो ये सब आपको रिकॉर्ड ध्यान में रखते हुए चलना है। और वहीं देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक कोस्टल लेंथ किसका है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिसका 3084 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको एक बार जरूर देख करके जाइएगा, समझ करके जाइएगा। ठीक है, चलिए, बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अलग से लिख दिए हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। जैसे भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य अभी भी गुजरात बना हुआ है टॉप पर। भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला दूसरा राज्य कौन सा आ चुका है? दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। ठीक है, इससे पहले कौन था? आंध्र प्रदेश था। इसके बाद है भारत में सबसे कम जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है।
ठीक है। भारत में सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा वाला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत में सबसे कम लंबी जलीय सीमा वाला संघ शासित प्रदेश कौन है? तो ये पुदुचेरी है। ठीक है। पुदुचेरी की तटरेखा में देखेंगे तो 10.4% तक ये सिकुड़ी है, इससे कमी देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल की तटरेखा में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, जो पिछले 53 वर्षों में 157 से बढ़ करके कितना हो गया है? 721 किलोमीटर हो गया, जिसमें 357% की वृद्धि हुई है। ठीक है। वहीं गुजरात की तटरेखा 1214 किलोमीटर से बढ़ करके लगभग दुगनी हो चुकी है, 2340। वहीं बात करें तमिलनाडु की संशोधित लंबाई 906 किलोमीटर से बढ़ करके 1068 किलोमीटर पहुंच गई है, जो कि आंध्र प्रदेश से अधिक हो गई हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश पहले नंबर 2 पर था, अब चला गया नंबर 3 पर, और नंबर 2 पर पहुंच गया है तमिलनाडु। ठीक है। तो यहाँ से कन्फर्म मान के चलिए 110% की कहीं से न कहीं से सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा सोलर बिजली घर 2025 में शुरू किया जाएगा? सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा सोलर बिजली घर 2025 में शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है रोहतास, पटना, किशनगंज या फिर लखीसराय। सही आंसर है इसका डी ऑप्शन, लखीसराय। ठीक है। बिहार के लखीसराय जिला में सबसे बड़ा सोलर बिजली घर 2025 में शुरू किया जाएगा, जिसका कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 185 मेगावाट की होगी। कितना? 185 मेगावाट। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान के किन आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन दे रखा है खीचन, मिनार, चंबा घाट या फिर ए बी दोनों। सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, ए बी दोनों। खीचन और मिनार ये दोनों देखेंगे राजस्थान में स्थित है, और ये दोनों आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला चंबा घाट क्षेत्र में लगभग 600 मिलियन वर्ष पुराने एस्ट्रोमेटोलाइट्स जीवाश्म पाए गए हैं। वहीं याद रखना है कि एस्ट्रोमेटोलाइट्स जैव अवसादी प्रकार की संरचना है। राजस्थान की खीचन, फ्लौदी और मिनार उदयपुर ये 2 जिला हैं। ठीक है। जहाँ पर ये है मिनार और खीचन, ये 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इन 2 नए स्थलों के जुड़ने के बाद 4 जून 2025 तक का डेटा हम बता रहे हैं, भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 91 हो गई है, 91 हो गई है। आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु रामसर समझौते को वर्ष 1971 में अपनाया गया था। कहाँ? ईरान में। ठीक है। ये समझौता कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। अगला सवाल है, दुर्लभ आर्कटिक पक्षी साइवन गुल कहाँ देखा गया है? दुर्लभ आर्कटिक पक्षी साइवन गुल को कहाँ देखा गया है? ऑप्शन है घाना पक्षी अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, सुंदरवन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका नल सरोवर पक्षी अभयारण्य अर्थात बी ऑप्शन, जो कि ये गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और यहाँ पे दुर्लभ आर्कटिक पक्षी साइवन गुल को देखा गया है। अगला सवाल है यहाँ पर, किस प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी और लेखक का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। किस प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी और लेखक का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन दे रखा है वाल्मीकि थापर, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर विश्वनाथ। सही आंसर है इसका ए ऑप्शन, वाल्मीकि थापर। ठीक है। याद रखिएगा, वाल्मीकि थापर प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी और लेखक का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे बाघ के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विशेष तौर से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है, वहाँ पे इन्होंने बाघ के संरक्षण पर काम किया था। ठीक है। ये आपको याद रखनी है। इनका एक आया था डॉक्यूमेंट्री आया था, लैंड ऑफ द टाइगर। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इनका एक डॉक्यूमेंट्री था लैंड ऑफ द टाइगर। तो ये जरूर याद रखिएगा कि लैंड ऑफ द टाइगर किसकी डॉक्यूमेंट्री है? तो ये वाल्मीकि थापर जी का ही है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, विश्व के कितने शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? सवाल है, विश्व के कितने शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? 32, 42, 52 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, विश्व के 31 शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। वेटलैंड शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले 2 शहर कौन कौन से हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहला है इंदौर और दूसरा है उदयपुर। ठीक है। पहला है इंदौर और दूसरा है उदयपुर। ठीक है। याद रखिएगा,
वेटलैंड शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले 2 शहर हैं इंदौर और उदयपुर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता की शुरुआत 2015 से हुई है। ठीक है ना, याद रखना है, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी की मान्यता की शुरुआत कब से हुई है? 2015 से हुई है। ठीक है, और भारत की पहले दो शहर बने हैं। ठीक है, और विश्व के कितने शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो 31। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा किस फसल की नई नस्ल सबौर कुंवर की खोज की गई? सवाल है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा किस फसल की नई नस्ल सबौर कुंवर की खोज की गई है? ऑप्शन दे रखा है गेहूं, धान, सरसों या फिर मक्का। सही आंसर हो जाएगा इसका धान। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा, याद रखिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, अनियमित और कम बारिश से परेशान धान उत्पादक किसान के लिए अच्छी खबर है। कम पानी, 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिन में तैयार होने वाली धान की नई वैरायटी सबौर कुंवर की खोज की गई है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? सवाल है, केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसका? बिहार। और ये भी याद रखना है, हाल ही में बिहार की मिथिला मखाना को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? सवाल है, बिहार सरकार के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? ऑप्शन है 2030, 2025, 2035 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, बिहार सरकार के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2040 तक रखा है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखा जाए, ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में भारत के पीएम मोदी ने घोषणा किया है कि 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन जाएगा। ठीक है, 2070 तक, जबकि बिहार का लक्ष्य है 2040 तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या फिर बिहार। सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, राजस्थान। राजस्थान राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटपन्न पक्षी माना जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं यही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, चलिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थायीकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बना है? कौन बना है? लखनऊ, भोपाल या फिर तिरुवनंतपुरम या फिर पटना। सवाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? लखनऊ, भोपाल, तिरुवनंतपुरम या फिर पटना। सही आंसर है इसका भोपाल। संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर भोपाल बन गया है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को भारत का पहला एआई सिटी बनाया जा रहा है। ठीक है, लखनऊ को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे एआई सिटी बनाया जा रहा है पहली बार। ठीक है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर को भारत का पहला एआई सिटी बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है ना, चलिए ये भी याद रख लीजिएगा, दिसंबर 2023 में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था। ठीक है, शायद पूछ लिया जाए। अगला सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा तीवू द्वीप कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा तीवू द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच,
केरल और श्रीलंका के बीच, या फिर अंडमान निकोबार और म्यांमार के मध्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए ऑप्शन, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा तिबू-द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखा जाना चाहिए यहाँ पे कि कच्चा तिबू-द्वीप भारत के इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया था। ठीक है, याद रखना है, ये कच्चा तिबू-द्वीप भारत के प्रधानमंत्री जिसमें थी इंदिरा गांधी, उनके सरकार के द्वारा 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया था। ठीक है, ये द्वीप, ठीक है, याद रखना है। ये भी याद रख सकते हैं, कच्चा तिबू-द्वीप भारत श्रीलंका के बीच स्थित पाक जलसमूह में एक निर्जन अपतटीय द्वीप है। ठीक है, कच्चा तिबू-द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक जलसमूह में एक निर्जन अपतटीय द्वीप है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, सवाल क्या है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? अभी आप लोग सुने होंगे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, इसीलिए पहलगाम थोड़ा सा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये टूरिस्ट प्लेस है एक पहलगाम, तो यहाँ से सवाल बन सकता है ये किस नदी के किनारे बसा है? श्योक, झेलम, चिनाब या फिर व्यास। वैसे यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पर एक होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, या फिर लिद्दर नदी इसका सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, लिद्दर नदी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, याद रखना है, कश्मीर में पहलगाम नदी जो है ना, ये पहलगाम जो शहर है, ये आप शहर कह सकते हैं या टूरिस्ट जो प्लेस है, ये लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। और लिद्दर नदी ये झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये किसका सहायक नदी है? झेलम नदी का। ठीक है, चलिए, तो आपको याद रखना है सिंपल सा कि कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है, तो ये लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है और ये झेलम नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला चिड़ियाघर पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, जिसने हिमालयी वन्यजीवों के डीएनए सैंपल संरक्षित करना शुरू किया, यह किस राज्य में स्थित है? सवाल बहुत अच्छा है कि भारत का पहला चिड़ियाघर पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क, जिसने हिमालयी वन्यजीवों के डीएनए सैंपल संरक्षित करने का काम शुरू किया है, ये किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। देख सकते हैं यहाँ पर, भारत का पहला चिड़ियाघर पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है, जिसने हिमालयी वन्यजीवों के डीएनए सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है। ठीक है, ये जो करंट अफेयर्स है मार्च 2025 का है। ये चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हो सकता है आपके लिए, हाल ही में 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? हाल ही में 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बुल्गारिया, चिली या फिर भारत। सही आंसर है इसका दक्षिण अफ्रीका, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। हाल ही में 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है पंचकुला, नैनीताल, इंदौर या फिर में से कोई नहीं। सही आंसर है पंचकुला। हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण पंचकुला में ये शुरू हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण पंचकुला में शुरू हुआ है। हाल ही में पारंपरिक सिग्मो महोत्सव अगर पूछा जाए आपसे तो ये गोवा में शुरू हुआ है। ठीक है, सिग्मो महोत्सव 2025 में कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में। क्या आप लोग कोई बता सकते हैं ये कहाँ पे है पंचकुला? किन्हीं को याद है ये पंचकुला है कहाँ? ये है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में।
ठीक है ना। तो याद रखना है कि 22 मार्च को ये चीज़ की हुई थी। 22 मार्च जब जल दिवस हम लोग मनाते हैं ना, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, तो उसी दिन 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से हरियाणा के पंचकुला में जल शक्ति अभियान के बहुप्रतीक्षित छठे संस्करण कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी कहाँ बनी? गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी कहाँ बनी है? ऑप्शन है भोपाल, नैनीताल, इंदौर या फिर वाराणसी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, वाराणसी। गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी वाराणसी में ये बनी है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल है, इडुक्की वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? बताना है इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दे रखा है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर है इसका ये ऑप्शन केरल। अब ये सवाल क्यों दिया गया है, क्यों चर्चा में है ये, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर। एक सर्वेक्षण फरवरी 2025 में जो हुई थी, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 14 नई पक्षी प्रजातियाँ और 15 नई तितलियाँ प्रजाति यहाँ पे देखी गई हैं। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 14 नई पक्षी प्रजाति और 15 नई तितली प्रजाति देखी गई हैं, इसीलिए अपने आप में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये केरल में है। यहाँ पे 14 नई प्रकार की प्रजातियाँ की पक्षी देखी गई हैं और नई तितलियों की प्रजातियाँ भी देखी गई हैं 15। अगला सवाल है, करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है इसका ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है अपने आप में देखिए। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के घने जंगलों में लगभग 45 से 50 साल की उम्र के एक नर हाथी का यहाँ पे शव मिला है। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य भारत और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपरी गंगा के मैदान में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है और ये बहराइच जिले की तराई में 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला सवाल है, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, भारतीय पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण उद्योग संघ के द्वारा। भारतीय पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण उद्योग संघ के द्वारा अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक, और इसमें आप देखेंगे कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है। यहाँ से पता चला ये रिकॉर्ड। ठीक है, कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं। पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य की वार्षिक पक्षी गणना 2025 में जब हुई थी, तो यहाँ पे लगभग 1,53,719 पक्षी दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो पोंग डैम झील के बारे में याद रखना है, ये पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पे जब वार्षिक पक्षी गणना हुई 2025 में, तो यहाँ पे 1,53,719 पक्षी दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ये। तो ये था आपका महत्वपूर्ण 21 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।